हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग जा चुके थे रेशियोज के ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने पढ़ लिया था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद हम लोगों ने हिडन गुडविल के बारे में भी थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा था। आज हम दो मेजर कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसमें वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आपको समझाया जाएगा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन दोनों का ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। इन पे वेरियस क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो चाहे चैप्टर चेंज इन रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, मैं सारे चीजों को एक साथ लेके इसमें कंसीडर करके आपको पूरा टॉपिक कराऊंगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के टॉपिक से, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप इस वर्ड के बारे में नहीं जानते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है? फर्म्स अपने वर्कर के लिए कुछ पैसे हमेशा उठा के रखती है कि अगर किसी वर्कर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन कुछ चोट हो जाती है तो हम इसको वहां से कंपनसेट कर सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ नीड, कोई भी उन्हें पैसे की जरूरत है, किसी वर्कर को कुछ भी हो जाता है तो वहां से उन्हें पैसे दे सकते हैं। तो डब्ल्यूसीआर वहां से हम यूज करते हैं। तो इसमें कंटेंट क्या है डब्ल्यूसीआर में, इसके ऊपर हम एक फिगर इसमें एज्यूम कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। मान लो कि एक्स वाई जेड पार्टनर हैं 3:2:1 में, और क्वेश्चन में वाई रिटायर हो जाता है और यहां पर WCR आपको दे रखा है 1 लाख। ये आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दे रखी है, मैं केवल WCR की बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट 1 हम मान लेते हैं। एडजस्टमेंट 1 क्या क्या हमारे केसेस हैं? केस 1, देयर इज नो क्लेम। अगर यहां पे लिखा है देयर इज नो क्लेम या फिर नो एडजस्टमेंट, कोई क्लेम नहीं है या कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो बना था वो वर्कर्स के लिए बना था। प्रॉफिट में से बनता है कोई भी रिजर्व। हमने 1 लाख रुपए रिजर्व बना के रखा हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो क्लेम नो एडजस्टमेंट, यानी आपको वर्कर को कुछ भी नहीं देना। जब वर्कर को कोई क्लेम करना ही नहीं है तो ये तो प्रॉफिट का पार्ट था। अब प्रॉफिट का पार्ट है, फिर तो पार्टनर्स को बांट लेंगे। और आपने हमेशा से पढ़ा है कि बैलेंस शीट की कोई भी चीज हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होती है। तो इसकी एंट्री आप क्या करेंगे? पहले केस में WCR डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी 2x की कैपिटल, 2y की कैपिटल और 2z की कैपिटल, और आपका 1 लाख रुपए टोटल 3:2:1 की रेशो में चला जाएगा। 50,000 33,333 करके और 16,667। तो ये आपका केस 1 था। लेट अस सपोज सेकंड केस। अगर यहां पर क्लेम ऑन अकाउंट, ये कहता क्लेम ऑन अकाउंट ₹40,000। तो आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हो कि 40,000 वर्कर को क्लेम करना है, यानी वर्कर को 40,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। दैट मीन्स आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है 40,000 की। आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है 40,000 की। तो बेटा यहां पर क्या होगा? आपका WCR कितना पड़ा हुआ था? 1 लाख। और आपको देना कितना है? क्लेम ऑन अकाउंट 40 आपको देना पड़ेगा वर्कर को। तो क्या बाकी के 60,000 एक्स वाई और जेड में डिवाइड हो जाएंगे या नहीं होंगे? इनके रेशो में 60,000 3:2:1, तो 30,000 20,000 10,000। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी यहां से। तीसरा अगर मैं इसमें केस बना देता हूं, थर्ड केस, अगर इसमें क्वेश्चन आपसे ये बोल देता क्लेम ऑन अकाउंट ₹1,30,000, तो स्टूडेंट्स यहां थोड़ी सी दिक्कत आपके सामने आ जाती। आप बोलते सर हमने रखा तो वर्कमैन का रिजर्व 1 लाख था और हमें क्लेम करना है 1,30,000, यानी आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये तो आपका नुकसान हो गया। आपने WCR के जो पैसे उठाए थे वो 1 लाख थे, और जो क्लेम ऑन अकाउंट है, क्लेम ऑन अकाउंट, वो आपको 1,30,000 देने हैं। तो जो 30 का आपका लॉस बच रहा है ये कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये आपका रिवैल्यूएशन में लॉस निकल के आएगा। मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए। ये आपका रिवैल्यूएशन में क्या निकल के आएगा? लॉस। और कौन से रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। इसकी एंट्री फिर से एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट,
टू रिवैल्यूएशन लॉस हो जाती, तो ये 30,000 का लॉस हम कितने के रेशो में, 3-2-1 में डिवाइड कर लेते, 15,000, 10,000, 5,000। तो ये आपके सामने कंप्लीट ट्रीटमेंट है WCR का। इससे ज्यादा बात WCR में कभी नहीं बोलता। लेट मी रिकॉल अगेन, WCR बैलेंस शीट में जो रखा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो में होता है। अगर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशो। अगर कहता है इतना क्लेम है, मतलब क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा था, रिजर्व था 1 लाख, क्लेम देना है 40,000, तो 40,000 अपने पास होल्ड कर लो, लायबिलिटी में दिखा दो, बाकी 60 डिवाइड कर दो। मैंने सेम किया, WCR 1 लाख था, 40 अपने पास रखा और बाकी 60,000 डिवाइड कर दिया। तीसरे केस में मैंने क्लेम ज्यादा रखा, रिजर्व था 1 लाख और क्लेम मुझे करना पड़ रहा है 130। अब मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं इस केस में 30,000, मुझे एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है ना, आप देखो मैंने WCR 1 लाख डेबिट करा, लायबिलिटी बनाई 130 की, तो 30 का जो लॉस है उसमें रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया और फिर रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट WCR। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। एक बात ध्यान से समझना, IFR is maintained for any reduction in the value of investment। IFR आप इसलिए बना रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आती है तो आप IFR से राइट ऑफ कर सकते हैं, उसको रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी बात समझेंगे जब प्रैक्टिकली तो आपको बेटर समझ में आएगा, आप फोकस करेंगे यहां पर। बैलेंस शीट में एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 2 लाख, और ले लेते हैं चलो फिर से XYZ 2-2-1 में पार्टनर है, ठीक है जी। अब Y रिटायर कर लो, Z रिटायर कर लो, एडमिशन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डली मैटर्स कि कौन सा चैप्टर है। और IFR यहां पे आपको दे रखा है 70,000 में मान लेता हूं, ठीक है। आप मेरे हर केस को समझना, चलो मैं 70 को इसको 50 कर लूंगा, चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट 1, केस 1, नो एडजस्टमेंट इज गिवन। आपको कोई भी एडजस्टमेंट दी नहीं जा रही है। दैट मीन्स देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, कोई वैल्यू नहीं बदल रही है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नहीं बदल रही है बेटा, तो आप क्या करेंगे, फिर तो आप सारा का सारा IFR डिवाइड कर लेंगे, IFR डेबिट फिर से 2X 2Y 2Z। आप बेटा पूरा लिखना, X की कैपिटल, Y की कैपिटल, Z की कैपिटल। 70,000 कितने की रेशो में, 2-2-1, यानी कि 28 28 और 40। केस नंबर 1। नाउ केस B, ध्यान से समझना। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एट ₹1,60,000। ठीक से समझेंगे, इन्वेस्टमेंट था कितने का, 2 लाख का, और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 1,60, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 40,000 से कम हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट 40,000 से कम हुआ। बच्चे 70,000 का IFR पड़ा था, 70,000 का IFR पड़ा था, 40 का तो नुकसान है, 30 तो बांट दो ना, 30 तो बांट सकते हो। तो IFR जब डिवाइड करोगे तो IFR डेबिट कितने से, 70,000 से, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी कितनी आई है सर, 40,000 आई है। तो बाकी का 30,000 फिर से XYZ में 2-2-1 की रेशो, यानी 12 12 8,000, बाकी का 30,000 बट गया। ठीक है, ध्यान रखना एक बात, बैलेंस शीट में अब जो इन्वेस्टमेंट दिखाओगे वो कितनी दिखाओगे, 1,40,000, क्योंकि 1,60,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,60 हो गई है। डन है ये बात। सेकंड केस, ठीक है। थर्ड केस लेते हैं, केस नंबर C। अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹1,20,000,
तो सर थोड़ी सी चिंता आपको हो जाएगी, तो मैं रेड पेन यूज करूंगा चिंताओं के लिए। क्या चिंता हो जाएगी कि 2 लाख रुपए का था अमाउंट आईएफआर का, 2 लाख था इन्वेस्टमेंट का, आईएफआर 70 पड़ा था। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.20 हो गई तो यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कितनी कमी आई? 80,000 की। कितनी कमी आई? 80,000। और आपने आईएफआर कितना आपके पास? 70। तो 70 तो चलो पूरे होंगे, 10 तो नुकसान है। अभी क्लेम वाले में नहीं करा था, क्लेम ऊपर पहुंच गया था डब्ल्यूसीआर से, और यहां भी देखो घाटा ऊपर पहुंच गया आईएफआर के अमाउंट से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का जो लॉस है वो आईएफआर का अमाउंट पार कर गया है। तो ऐसे केस में आप एंट्री समझेंगे, आईएफआर तो पूरा 70 पड़ा हुआ था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ है? 80 से। तो आपको नुकसान फिर से कौन से अकाउंट में डालना है? रिवैल्यूएशन में। और यहां से रिवैल्यूएशन में लॉस आएगा, उसकी एंट्री क्या होगी? सर फिर से एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितने का बच्चे? 10,000 का। और रेशो 2-2-1 मतलब 4,000, 4,000, 2,000। ठीक है जी। नाउ द लास्ट केस रिलेटिंग टू आईएफआर। अगर केस नंबर यहां पर डी, अब केस डी क्या कहता है जी आपसे? इनके सुनो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट ₹2.5 लाख। तो अब तो मजे आ गए ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.5 लाख हो गई। इन्वेस्टमेंट पहले थी कितनी? 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट 50,000 से बढ़ गई, तो 50,000 से बढ़ गया तो पहले तो एसेट्स का बढ़ना फायदा। आप इसकी एंट्री करते इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट्स बढ़ने पर डेबिट होती है। रिवैल्यूएशन कितने से? 50 से। क्या आपको ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना पड़ता? बिल्कुल बांटना पड़ता। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डेबिट टू एक्स, टू वाई और टू जेड। ये 50,000 तो 2-1 की रेशो में 20,000, 20,000, 10,000। तो ये बात तो होपफुली आप समझ ही गए होंगे। और साथ में एक बात और समझ गए होंगे कि सर इस बार आईएफआर तो यूज ही नहीं हुआ, आईएफआर का तो कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि आईएफआर इसलिए रखा था, इसलिए एनी रिडक्शन, कोई कमी आएगी ना वैल्यू में तो आईएफआर का यूज होना था। तो आईएफआर तो यूज ही नहीं हुआ फिर इसमें, तो आईएफआर तो पूरा बांटना शुरू में ही बांट देना है आपको। आईएफआर डेबिट टू एक्स, टू वाई और टू जेड। कितना था? 70,000। 2-2-1 में 28,000, 28,000 और 14,000। तो बच्चे ये पूरा ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर और आईएफआर चैप्टर आपका कोई भी हो, आपके बोर्ड एग्जाम में अलग से भी आ सकता है 6 मार्क्स में, चाहे 6 में डब्ल्यूसीआर है चाहे आईएफआर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रिटायरमेंट की फिर से आएगी, उसमें क्या कंटेंट होगा हमारा? जो आगे का कंटेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट सून।